हेलो दोस्तों, UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 जो कि जीव विज्ञान का पार्ट 1 लेसन 1 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन 1 का नाम जो हम लोग जानते हैं कि जीवन एवं जीवन की मौलिक इकाई, लाइफ एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का पाठ का नाम है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्ग छठा से लेकर वर्ग 12 तक पढ़ाई होता है। तो चलिए आज हम लोग वर्ग 9 का जो जीव विज्ञान है उसका फर्स्ट लेसन पढ़ें। तो जो कि जीव विज्ञान है, तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आता है कि जीव विज्ञान विषय होता क्या है। सबसे पहले दिमाग में आएगा कि जीव विज्ञान होता क्या है। जैसे आता है विज्ञान, तो भौतिक में तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि विज्ञान जो कि सुव्यवस्थित तरीके से किए गए किसी कार्य को या जो उपकरण बनाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग भौतिक में पढ़ चुके हैं विस्तृत जानकारी। आज हम लोग जीव विज्ञान के सिर्फ जानेंगे। तो जीव विज्ञान जानेंगे कि वैसा विषय या वैसी जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाए। जीवधारी बोले तो जिसमें पेड़ पौधे सभी आ जाएंगे, जीव जंतु, घोड़ा गधा, ये सब कुत्ता बिल्ली जितने मतलब जिनमें क्या हो, श्वसन चलता हो, स्वतः वृद्धि करने की क्षमता हो, प्रजनन हो, सर्जन हो, पोषण हो, ये सब उनमें हो। यथार्थ सजीव जितने भी जंतुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, सब जीव में आ जाएंगे। तो जिसमें जीवधारियों का क्या जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। अब हम लोग के दिमाग में आती है कि जो शब्द है सबसे पहले किसी न किसी तो अवश्य बोला होगा। जैसे जीव विज्ञान जो शब्द है, जैसे हम लोग का होता है कि हिस्टोरी, जैसे हम लोग का है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वर्ग 7 में पढ़ चुके हैं कि जो कि मुगल शासकों ने, जैसे बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। हिंद यूनानी, हिंद इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हिंद यूनानियों ने किया था। वैसा ही सभी शब्दों का किसी ने कोई ना कोई प्रयोग जरूर किया होगा। तो वही होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जो जीव विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो देखिए एक फ्रांस और एक जर्मनी, दो वैज्ञानिक थे। एक फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लेमार्क। क्या था, लेमार्क। देखिए दोस्तों, आप लोगों को 9 में पढ़ने के साथ साथ जो आप लोग कंपटीशन देने जाइएगा किसी नौकरी के लिए, उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि जो भी मैं वर्ड बोलूँ उसको आप लोग नोटबुक में लिखते जाएं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं उसके पहले आप लोग फेरों को पढ़ कर जाएं और अपने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दें और आपका मार्क्स में अच्छे नंबर आए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए लेमार्क और ट्रेविलियनस, क्या लेमार्क और ट्रेविलियनस जो कि जर्मनी के थे और लेमार्क फ्रांस के थे, उन्होंने 1801 ईस्वी में क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जो कि देखिए, अब जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क और ट्रेविलियनस ने कर दिया था। अब जो कि अरस्तु एक जीव विज्ञान के महान वैज्ञानिक हैं। अरस्तु क्या है, जीव विज्ञान के महान वैज्ञानिक हैं। उनको मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछ देगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जैसे आप लोग वर्ग 7 में पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया है कि जैसे इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से हिकेटियस। किसे, हिकेटियस। उसी तरह से कोई पूछ सकता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु, अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बायोलॉजी इसे तोड़ते हैं तो इसी से जीव विज्ञान का परिभाषा स्पष्ट हो जाता है। देखिए बायोलॉजी मतलब बायो में से होता है जीवन, बायो में से होता है जीवन और लॉजी में से होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी। जैसे देखिए कौक विज्ञान तो फाइकोलॉजी, लॉजी आएगा अंत में, आए कि नहीं, इसी तरह से लॉजी आता है यानी अध्ययन। ठीक है, कौकों का अध्ययन तो फाइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन तो मतलब माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ऐसा आता है अध्ययन से जो कि 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कॉम्पिटिशन पूछता है और उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा जोर से वो क्वेश्चन। इसके बाद इसके जो अगले वीडियो बनेगा उसमें हम लाएंगे। तो देखिए बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तो अब हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान, पहला कि जीव विज्ञान का परिभाषा जान गए कि जीव विज्ञान जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविलियनस जो कि जर्मनी के थे। 1801 ईस्वी में क्या किए थे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किए थे।
और सेकंड थर्ड बोलो कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो अरस्तु को, और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, तो अरस्तु को। और बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन, और लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन, यानी बायोलॉजी यानी जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीवन क्या है, तो देखिए हम लोग सजीव, आप लोग देखे होंगे कि आपके आसपास जितने मान लीजिए कि बिल्ली है, कुत्ता है या गाय है, बैल है, ये सब क्या है, सजीव है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि मान लीजिए बेंच है, कुर्सी है, टेबल है, किताब है, कलम है, ये जो बोर्ड है, ये सब क्या है, निर्जीव है। आप लोग माइंड में सोचते होंगे इनमें क्या फर्क है, ये सजीव कैसे है, ये निर्जीव कैसे है। तो सजीव कैसे है, निर्जीव कैसे है, आप लोग देखते होंगे। तो निर्जीव में क्या होता है, वो श्वसन नहीं लेता है, उन्हें स्वतः वृद्धि करने की क्षमता नहीं होती है, उनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है, उनमें क्या होता है, जीवन चक्र फैलाने की अपने जीवन चक्र बढ़ाने की क्षमता नहीं होती है। और सजीवों में ये सब गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो वही समझा रहे हैं कि जीवन क्या है, तो सजीव एक निश्चित इकाई, मतलब एक जो कि कोशिका होता है, हम लोग का शरीर एक निश्चित संरचना के अनुसार बना होता है। तो इन कोशिकाओं को जीवन में अनेक क्रियाएं होती है। शरीर तो हम लोग का शरीर, मानव शरीर या बहुत से जंतु हैं जो कि बहुकोशिकीय से बने होते हैं, कुछ जंतु होते हैं जो कि एक कोशिकीय से बने होते हैं। इसकी चर्चा हम अभी वीडियो में करेंगे। तो देखिए जो बहुकोशिकीय होते हैं जंतु, इनमें क्या होता है कि इनकी क्रियाएं जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, जैसे वृद्धि करना, शोषण करना, पोषण करना, सर्जन करना, जीवन चक्र करना। जैसे देखिए मान लीजिए कि जैसे पेड़ पौधा हुए, आप लोग को यही कि ये वृद्धि कैसे करते हैं, तो वृद्धि करते नहीं है, जब आप छोटे से पौधे को बोते हैं तो बड़े 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 होते चला जाता है, ठीक है। तो देखिए एक महान वैज्ञानिक थे, कौन, एक जगदीश चंद्र बोस थे, JS बोस के नाम से जानते हैं। कौन, नाम नोट कर लीजिएगा, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र, JC बोस कर सकते हैं, जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। क्या थे, एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था कि केस्कोग्राफ एक नाम की यंत्र खोजा था। और उन्होंने देखा कि उस यंत्र के माध्यम से पता चला कि पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। किस तरह से हम लोग के पास दुख आता है तो हम लोग अनुभव करते हैं कि हमारे पास दुख है, चाहे हम लोग के पास सुख है। लेकिन जिंदगी में हमेशा आप लोग को मुस्कुराते रहना है, क्योंकि आप लोग के चेहरे पर खुशी रहेगी तभी आप लोग कठिन से कठिन काम को सफलता पा लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जिक्र जाएगा कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया था, तो जगदीश चंद्र बोस। जो याद आ गया ये बता दिया हम लोग, क्योंकि पेड़ पौधे की बात आ रही है। क्योंकि क्या वो भी शोषण करता है, जी हाँ शोषण करता है। क्या वो भी सर्जन करता है, जी हाँ सर्जन करता है। तो यही हम लोग जानेंगे। देखिए पेड़ पौधा होता है वो अपना पोषण भी करता है, कि सूरज के प्रकाश से क्या करता है, वो प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे पोषण कैसे करते हैं, तो क्या बताइएगा, सूरज के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उनकी पत्तियां में रंध्र होती है। ये जब इसी पाठ में हम लोग पादप पर जाएंगे तो विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है। इस पाठ को मैंने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट ये, इसके पास आप लोग का जाएगा जो कि कोशिका के मुख्य भाग होते हैं, राइजोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे बिजली का घर कहते हैं, लाइसोसोम के बारे में, ये सब आत्मघात के थैली कहते हैं, उससे इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जो कि देखिए आम के पेड़ को उदाहरण लेते हैं, वो क्या करते हैं कि देखिए रात को क्या करते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड रात को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन दिन में वो उल्टा करते हैं, वो भी तो सर्जन कर रहे हैं वहाँ पे, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जो अपना भोजन जो होता है बनाते हैं, वो पेड़ पौधे से खनिज लवण लेते हैं और ऊपर के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उसमें लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से पौधे भी क्या हुए, सजीव हो गए, और वो भी पोषण का कार्य करते हैं और सर्जन काम करते हैं। जीवन चक्र देखिए उनका, हम लोग का तो जीवन चक्र जानबे करते हैं, ठीक है। जीवन चक्र जब हम लोग का नर एवं मादा क्या करते हैं, उनके युग्मों का संलग्न होता है, आप लोग जानबे करते हैं। 100 जो गुणसूत्र होता है, वो गुणसूत्र 23 जोड़े 46 होता है, जो कि गुणसूत्र आप लोग को याद होना चाहिए सभी गुणसूत्र, कि मच्छर में कितना होता है, मक्का में कितना होता है, मक्का में 20 होता है, ऐसा ऐसा सब याद होना चाहिए। सबसे अधिक किसमें होता है, ठीक है। तो सब आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि आप लोग को नेक्स्ट या इसके जो कि आप लोग का गुणसूत्र जब पाठ आएगा उसमें उसको जानकारी दे दी जाएगी। तो देखिए जो जीवन चक्र होता है, मान लीजिए कि हम तो बता दिए अपने में, एक लैंगिक एक अलैंगिक जनन से हम लोग का होता है जीवन चक्र बढ़ता है। तो पौधे जो करते हैं वो क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है
आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या आपके क्लास के जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है कि पौधों का जनन अंग क्या होता है। तो बताइएगा, पौधे का जनन अंग पुष्प होता है। किसी भी पौधे को ध्यान लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोई जो होता है वो कायिक वर्धि से भी बढ़ता है। जैसे मान लीजिए एक अड़हुल, अड़हुल के क्या करते हैं, दाढ़ी को, मान लीजिए अड़हुल का एक पौधा हो गया, उसके दाढ़ी को क्या करते हैं हम लोग, उसको नुआ देते हैं और उसको क्या करते हैं, जमीन में दाब देते हैं कुछ दिनों के लिए, 5-6 दिनों के लिए। उस वहाँ पर नमी रहता है। फिर देखते हैं कि जहाँ जिस डाली को हम दाबे हैं भूमि में, वो वहाँ से क्या होगा, एक नया जड़ यानी एक नया पौधा तैयार होगा। फिर उसके वजह से काट कर उससे हम लोग दूसरे जगह से प्रत्यारोपित कर देते हैं। एक होता है कलम विधि। वो सब अलग अलग विधियाँ हैं जो कि इस पाठ में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जीवन चक्र। तो पौधे भी क्या करते हैं, मान लीजिए आम के मंजर लगा, उसके बाद आम हुआ, फिर हम लोग खाएं, या फिर वो गिरा, फिर उसके बाद से वृक्ष जमा, फिर वो बढ़ा। तो अपना क्या कर रहे हैं, अपना जीवन चक्र भी बढ़ा रहे हैं, पौधे भी अपना जीवन चक्र बढ़ा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आशा करता हूं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब जीव विज्ञान यानी सजीव किससे बने होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए, सभी सजीव संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के बने होते हैं। तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता क्या है, इकाई पूछा है तब। कोई कहता है कोशिका सबसे छोटी इकाई, कोशिका सबसे छोटा अंग है। कोशिका सबसे छोटा अंग नहीं है, कोशिका सबसे छोटा इकाई है। यहाँ पे ध्यान देने की, इकाई पूछ रहा है ना, तो इकाई है। यानी पूछ सकता है कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, तो बताइएगा कोशिका। तो वही बता रहा है कि सभी सजीव संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के क्या होते हैं, बने होते हैं। सजीव किससे बने होते हैं, तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के बने होते हैं, ठीक है। और कोशिका क्या है, बार बार वर्ड आएगा कोशिका। तो कोशिका के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ से और ध्यान देने वाली बात है, जितना वीडियो अंत ले जाता है, सोचिए कि और मजेदार बात होने वाला है। कृपया कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और सेकंड बार जब इस वीडियो को देखिए अपने नोटबुक को लीजिए, एक बार तो जरूर सुन लीजिए, ताकि सुनने से आप लोग को 50% याद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग लिख लीजिए जरूर, ठीक है। अब चलते हैं कि देखिए कि कोशिका क्या है। तो कोशिका बार बार शब्द रहा है। तो देखिए 1665 ईस्वी में, कब, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, कहाँ का, रॉबर्ट हुक, जो कि अंग्रेज का वैज्ञानिक था। आपको लिखना है कि कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने, जो कि अंग्रेज के थे, उन्होंने खोजे थे। अपने भाषा में लिखना, हम तो मेन पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज मतलब बोले तो ब्रिटिश, ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, ठीक है। जो कि हम वर्ग 8 में पहले के चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर या यूरोपीय जितने देशों थे, भारत पर 2 वर्षों तक शासन कैसे किए। अगर आप लोगों को जानना होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर 2 वर्षों तक कैसे कैसे शासन किए, तो वर्ग 8 का जो मैंने इतिहास का वीडियो पढ़ा है जरूर देखिए दोस्तों। इतिहास की जानकारी हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, ताकि वो जाने कि मेरे देश में क्या चल रहा था पीछे, उसे सीख ले और आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो कोशिका क्या है, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका शब्द का प्रयोग किया, यानी खोजा। खोजा कैसे, उन्होंने एक कार लिया जो कि आलू के चिप्स की तरह काटा था, ठीक है। उस चिप्स से उन्होंने माइक्रोस्कोप के माध्यम से एक झिल्ली जैसा उत्पन्न होते हुए देखा, और क्या किया कि कोशिका का खोज किया था। और सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग किताब में दिया है कि मेढक को भी 5-6 दिन तक पानी में रख दीजिए, 3-4 दिन रख दीजिए। उसके बाद से देखिए जो मेढक का गिलास के ऊपर जो सतह हो रहा है पानी का, वो तेल जैसा चिपचिपा हो जाता है। तो उसको स्लाइड के माध्यम से हम लोग जब माइक्रोस्कोप पर रखेंगे तो पता चलेगा कि वो छोटी छोटी क्या है, कोशिका है। ऐसा ही होता है प्याज, जैसे प्याज बहुत से कोशिकाओं को बना होता है। वो उसका जो अवतल भाग होता है, यानी अवतल भाग, ऊपरी हुई भाग। दोस्तों मैंने अवतल के बारे में, अवतल क्या है, अवतल के उपयोग कहाँ होता है, जैसे हजामती दलों में होता है, उस सब के बारे में एक वीडियो बनाया है जो कि इस चैनल पे है। कृपया उसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। और 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उनको बोर्ड में आ सकता है। तो देखिए अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोजा तो कार के माध्यम से जो कि चिप्स बनाया था, उनको नाम दिया था वो सेलुला। क्या दिया था, सेलुला। क्या नाम दिया था, सेलुला, जो कि बाद में चलकर विकसित होकर क्या हो गया, सेल। सेल, ठीक है, क्या हो गया, सेल। क्योंकि हम लोग का देखिए सिंधु था, हम पढ़ाए हैं 8वां में कि हिंदू का नाम, हिंदुस्तान का नाम पहले सिंधु था, फिर ईरान आए, स का ह बोलते थे, अधा के द बोलते थे। उनकी इतनी पतला आवाज है
तो उन्होंने क्या किया, सिंधु को हिंदू बोल दिया। किस तरह से अंग्रेज आए, हम लोग का गांव, हम लोग का जो पश्चिम बंगाल में था युद्ध का क्षेत्र लड़ाई वाला, वो हम लोग का था प्लासी। वो लोग आए थे अक्षर और बोल कर क्या करने लगे, फ्लासी। क्या बोलने लगे, फ्लासी। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कम, मतलब उतना अंग्रेजी वर्ड नहीं बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, खम। क्या बोलते हैं, खम। थोड़ा एक वर्ड बढ़ाए थे, उनका एक अलग ही लैंग्वेज होता है, पतला। ठीक है, जो कि सेलुला नाम के खोजा बाद में हो गए सेल। सेल यानी सेल का खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब किए थे, तो 1665 ईस्वी में। देखिए, जो कि कोशिका है वो है जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई है। यानी जीवन की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका। कोशिका को जब हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, अब कोशिका बार बार रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस पढ़ने को क्या कहते हैं, अध्ययन में क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, अर्थात कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी, लॉजी में होता है अध्ययन, साइटो में होता है कोशिका। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। देखिए, सभी कोशिकाएं अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है। सभी कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें जो कोशिकाएं होती है वो एक दूसरे से तालमेल के रूप में चलती है, तालमेल बना के चलती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का, मेरा माइंड है, वो कह रहा है यहाँ पे लिखिए सेल, तो हम सेल न लिखिए। कौन संकेत दिया, ये तो कलम हम चलाए मेरा हाथ, फिर हाथ हमको कह रहा है, मस्तिष्क मेरे को कह रहा है कि आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल लिखने के लिए। दूसरा वर्ड ने लिखा, तो क्या हो रहा है, तालमेल के माध्यम से चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए, देखिए एक क्रिया होती है, आपको यहाँ कोई चींटी काट रहा है, ठीक है, या आपको चींटी आके काट दी, क्या आके काट दी, चींटी आके काट दी, आपको इसमें संवेदनशील तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पता चलता है तुरंत, अरे चींटी काटी है, तो आप तुरंत वहां पर जाते हैं, मारते हैं। तो क्रिया क्या कहलाती है, उद्दीपन। क्या कहलाती है, उद्दीपन है। हम लोग में क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। ये क्रिया क्या कहलाती है, देखिए यहाँ पे देते हैं, उद्दीपन। उद्दीपन एक क्रिया होती है, वही होती है। मान लीजिए कि हम लोग खड़े हैं और पैर में क्या किया, सांप रस लिया, तुरंत पता चलता है तंत्र के माध्यम से। तो लोग पूछेगा कि मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि पूछेगा कि किस माध्यम से पता चला, कौन सी क्रिया ये हुई, तो कौन सी क्रिया हुई, उद्दीपन। और तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कोशिका भी है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, देखिए, तो सभी कोशिकाएं अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती है। साथ ही एक बहुकोशिकीय जीव, सभी कोशिकाएं एक दूसरे से तालमेल से काम करती है। जैसे देखिए, जीव हुआ, ओठ हुआ, हम लोग का मस्तिष्क हुआ, ये भी क्या हो रहा है, तालमेल से काम कर रहे हैं। देखिए प, जैसे श्वास भी इसी में आ जाएगा, कंठ इसी में आ जाएगा। जैसे देखिए प, तो कंठ को कितना खोलना है, आवाज कितना निकालना है, ओठ को कितना खोलना है, जीव को कितना छोड़ना है, सब हम फॉलो कर रहे हैं ना। तो मतलब जितना सेल है इसमें के बहुकोशिकीय जीव में क्या, वो क्या करे, तालमेल से काम कर रहे हैं। तो बहुकोशिकीय जीव में के क्या होते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती है एक दूसरे से क्या करती है, वो तालमेल से क्या करती है, काम करती है। और आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिका, सबसे छोटी कोशिका का नाम आप लोग नोटबुक में तुरंत लिखिए, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिका। माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिका। और आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे। तो शुतुरमुर्ग कौन है, आप लोग अफ्रीका देशों में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे कि शुतुरमुर्ग सबसे तेज दौड़ने वाली क्या है, पक्षी है। शुतुरमुर्ग क्या है, पक्षी है, जो कि उड़ती नहीं है, जो कि उड़ती नहीं है। शुतुरमुर्ग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उड़ जाता है, लेकिन उसमें उड़ने की श्रेणी में वो नहीं आता है, तेज दौड़ने की श्रेणी में आता है। यानी कौन ऐसी पक्षी जो सबसे तेज दौड़ती है, तो बताइएगा शुतुरमुर्ग। देखिए इस तरह से लिखाता है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, जो कि इसका जो अंडा होता है यही सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है, और सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे बड़ा तो शुतुरमुर्ग, और सबसे लामा आपसे कोई पूछ दे कि सबसे लामा कोशिका बताओ, सबसे लामा कोशिका, देखिए सबसे लामा कोशिका जो होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जो कि हमारे पैर के जो अंगूठे होते हैं, गांठ देखिए होंगे, पैर का अंगूठा, यहाँ पे अंगूठा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे गोल होता है, वहाँ आप उसको पुशअप कीजिए, इसको पुशअप कीजिए। तो आप लोगों को कोई सिखाया होगा, या आप लोग के गार्जियन जो पूर्वज होंगे वो बताते होंगे कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं, उनको ये हाथ के चारों उंगलियां इस तरह से दाबी जाती है, ताकि गांठ उसको दाबे, ताकि बुद्धि का विकास हो।
या पैर के जो तालवा होते हैं उसे हम लोग दाबते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोग का जो बुद्धि होता है वो काफ़ी ही विकास होता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि होता है, सब पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो कि एस्फेनाइड जो होता है हड्डी गड्ढा, उसमें होता है पीयूष ग्रंथि, जो कि हम वर्ग 10 का ऑब्जेक्टिव चल रहा है जीव विज्ञान का, उसमें हम ऑब्जेक्टिव अधिकांशतः अच्छे दे रहे हैं ताकि वो बोर्ड में आ जाए, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो रहा है। आप लोग उसे भी चाहेंगे तो तैयार कर सकते हैं, अभी से शुरू कर दीजिए आप लोग का। लेकिन पहला पाठ है 9वीं क्लास का, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो एक कोशिकीय सजीव, सॉरी यहाँ पे हम लोग आ गए, और तंत्रिका तंत्र जो होता है, तो तंत्रिका तंत्र का थोड़ा आकृति जान लेते हैं। और देखिए दोस्तों कि जैसे है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र अभी आया वर्ड, तंत्रिका तंत्र आया, मनुष्य का विषण जो आया, हृदय आया, रक्त संचरण आया, WCRBC कब आएगा इसमें वर्ड। इस सब को हम चित्र के माध्यम से, कलर के द्वारा आप लोग को बहुत विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र जो इस तरह से होता है, यहाँ पे केंद्रक होता है, यहाँ पे शैतान होता है, शैतान होता है। ठीक है, केंद्रक होता है, शैतान होता है, ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियन होता है। इस सब के बारे में हम तंत्रिका तंत्र में जानकारी देंगे। ठीक है, तो तंत्रिका सबसे यहाँ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि तंत्रिका तंत्र का कोशिका का सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, और जो कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका कोशिका, ये 3 इंपॉर्टेंट थे। अब कोशिका में विविधता, तो कोशिका में काफी विविधता होती है, रूप एवं आकार उनके विशिष्ट कार्य के आधार पर। मतलब कोशिका में देखिए बांट रहे हैं कोशिका को, किस किस आधार पर, विविधता के आधार पर, रूप के आकार पर, आकार के आकार पर, ये तीनों अभी आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए आप लोग को बांट रहे हैं, तो एक कोशिकीय सजीव यानी आकार के आधार पर बांटा जा रहा है, जो कि एक कोशिकीय सजीव में कौन कौन आ जाएगा पूछ सकता है। अमीबा, जो कि देखिए अमीबा अपना भोजन कुटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है, अमीबा अपना कुटपाद के माध्यम से ग्रहण करता है यहाँ पे, और फिर धीरे धीरे वो टूट जाता है। एक से कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, फिर ये 2 जो हुआ, फिर इसमें से 2 होता है, फिर इसमें से 2 होता है, ऐसा ही वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अमीबा हुआ, पेचिस हुआ, पेचिस का मतलब जो पेचिस क्या है, परजीवी से होने वाला यानी प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। तो वो उस प्रोटोजोआ का नाम है एंटामीबा, जो कि पेचिस का जो एंटामीबा है ये भी क्या है, एक कोशिकीय है। तो जो कि यहाँ पर थोड़ा जानकारी दे रहे हैं कि पेचिस जो होता है किसी को, तो उसका जो होता है आंत प्रभावित हो जाता है, जिससे जो खून का दस्त होना शुरू होता है। ठीक है, अब होते हैं मलेरिया के जो परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम, वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो उसका जो RBC होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो जब RBC खून ही प्रभावित हो जाएगा, तो नहीं कहते हैं कि किसी के शरीर में से खून गिर जाता है एक्सीडेंट के माध्यम से या कुछ ही के माध्यम से, तो क्या होता है उसका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, या मृत्यु हो जाती है तो ठंडा पड़ने लगता है। तो इसमें भी क्या होता है, जब RBC प्रभावित हो जाता है तो ठंड के साथ तेज बुखार होने लगता है मलेरिया में। तो मलेरिया की जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है मलेरिया। तो क्यों बता रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाला, विषाणु से होने वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया के जो परजीवी है प्लाज्मोडियम और एंटामीबा और अमीबा एक कोशिकीय क्या है, सजीव है। और बहुकोशिकीय सजीव में जैसे मनुष्य आ गया, बिल्ली आ गया, जीव जंतु आ गया, ये सब क्या करते हैं, तालमेल के द्वारा क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना मतलब जो कि उनका काम होता है, संरचना होती है, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से तालमेल बैठाकर अपना काम करते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर पाता है हम लोग का कि कुछ सजीव आकृति विहीन होते हैं, मतलब उनका किसी का आकृति होता है, किसी का आकृति नहीं होता है। तो देखिए अमीबा के तो जैसा भी हो जाता है। WBC यकृत का आकृति देखिए, तो मान लीजिए यकृत हम लोग का जो पेट होता है, सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो यकृत होता है। तो देखिए यकृत जो होता है इस तरह से होता है ना, यकृत इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से डाउन होता रहता है, मान लीजिए यहाँ से ऐसा होता है यकृत। ठीक है, तो यकृत का आकार देख सकते हैं कि चतुर्बहुकोणीय या 6 कोणीय आंत की आकृति होता है। और जो कि आंत क्या है, एक कुछ कोशिकाएं आकृति में दिखा रहे हैं। आंत हम लोग देखे होंगे
कि घना बकार होता है, मतलब उसमें जो कि हम लोग का जितने भी खाना उनमें जाते हैं, या मान लीजिए कि आप लोग किसी जानवर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब उसका आंत निकलता है या कुछ होता है तो जो काटते हैं तो उसमें भी जो भोजन नहीं पचा होता है वो रहता है। तो आंत का आकार कैसा होता है? कोशीय घनाभीय। क्या होता है? कोशीय घनाभीय। अब चौथा नंबर आता है कि सभी कोशिकाएं विभाजित करती है, परंतु कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। कुछ कोशिकाएं क्या होती है? विभाजित नहीं होती, सिर्फ अलग हो जा रही है। ठीक है, तो आरबीसी क्या है? एक संयोजित टिश्यू है, यानी ऊतक है। आरबीसी क्या है? एक ऊतक है, लेकिन आरबीसी कभी भी विभाजित नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका ये भी विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कोशिका के प्रकार। तो कोशिका का प्रकार हम लोग जान लेंगे कि कोशिका दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन इसमें नहीं होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जो कि हिस्टोन जो प्रोटीन होता है इसमें नहीं होता है। और इसमें प्रोटीन नहीं होता है, नहीं लिख दे रहे हैं, नहीं होता है। लेकिन इसमें डीएनए होता है, और इसमें डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है और डीएनए मतलब नहीं होता है। डीएनए होता है और इसमें दोनों होता है। और जो कि प्रोकैरियोटिक है, इसमें जो होता है केंद्रक नहीं होता है, यानी कोशिका के जितने मुख्य भाग होते हैं, जैसे राइबोसोम हुआ, राइबोसोम तो होता है 70S प्रकार के, इसमें होता है 70S। बोले तो एस्टवर्ड होता है, एस का मतलब होता है एस्टवर्ड। ठीक है, मतलब पूछ सकता है कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है, इस तरह से विकल्प में दिया होगा 70S मार दीजिएगा, और यूकैरियोटिक में 80S। जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर बताएंगे या कोशिका का मुख्य भाग बताएंगे, अभी बताना है केंद्र के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, और हम लोग को गाल्जी काय के बारे में, ठीक है, केंद्र के बारे में, इस के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे उस वीडियो में कोशिकाएं के जितने भी टॉपिक है उसको खत्म कर दिया जाए। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।